साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की जो कृषि और प्रौद्योगिकी नाम से पुस्तक है, जिसमें स्टडी मटेरियल के साथ साथ विगत 32 वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम जो जो पिछले कह सकते हैं परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो इसका जो कृषि समसामयिक एग्रीकल्चर करंट अफेयर से संबंधित जो चैप्टर है, उसमें जो प्रश्न आपके दिए गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये प्रश्न आपके आरओ की परीक्षा के साथ साथ जो भी आपकी पीसीएस या अन्य परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम है? तो इन चारों में से किसका है? हरियाणा का है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा का है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कृषि गणना 2010 से 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना रहा है? तो देखिए 2004 का प्रश्न है, काफी पुराना है। हम लोग यदि वर्तमान की बात करें तो सीमांत कुल जोतों में उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का जो परसेंटेज है वो 79.45% है। ये याद आप रखिएगा, 79.45। जबकि पूरे भारत की यदि बात करेंगे तो ये 68.52% है, 68.52% है। और कुछ चीजें और याद रखिएगा कि जैसे प्रथम कृषि संगणना जो है ये 1970-71 में हुई थी, 1970-71 में हुई थी। और प्रत्येक 5 वर्ष पे ये जो है ये जो कृषि संगणना होती है ये कराई जाती है। और जो सबसे लेटेस्ट है वो है आपकी 11वीं कृषि संगणना, ये 2020-21 की है, ठीक है। इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो खालें, जूट उत्पादन, चीनी, ये सभी परंपरागत वस्तुएं हैं, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो कुल 5 हैं। मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2022-23 के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया? तो वो है अनाज। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र आप देखेंगे तो लगातार क्या हो रहा है? निरंतर कम होता जा रहा है। वहीं अगला प्रश्न है कि इस समय अर्थात 2022-23 की बात कर रहे हैं, भारत के कुल जीवीए में कृषि का योगदान कितना है? 18.3%। इसी के नजदीक रहेगा। तो यदि लेटेस्ट कुछ पूछेगा तो आप इसी के नजदीक वाला ही आप देख लीजिएगा। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ये कितना है? 33% है, 33% है, ठीक है। वहीं पे आप याद देखें, हिमालय पर्वत और दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों की कुल भूमि का कितना होना चाहिए? 66.67%, मतलब 2/3 होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में 1/3 और आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे 2/3 होना चाहिए, ऐसा बताया गया है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। आगे बढ़ते हैं। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, सही है। किंतु निर्यात जो है विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है, ये भी सही है। कोई भी देश दक्षिण अफ्रीका से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, ये कथन गलत है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से अधिक ऊन का उत्पादन आपका चीन में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड और भी देशों में होता है। तो नंबर 1 पे ऊन के उत्पादन में चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे न्यूजीलैंड। अगला है इसी में तीसरा, मतलब जो सी विकल्प है, दूध उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी स्थान है भारत का, यह कथन सही है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। देखिए ऊन के उत्पादन में न्यूजीलैंड का तीसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? ये 54.6 है, 54.6% है। अगला है नाइजर या राम तिल की फसल के बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से 47% है। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिए नेट बुवाई क्षेत्र कितना है? 47% है। वन जो है 23% है लगभग, अन्य क्षेत्र 30% है। देश की 6वीं आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार सकल उपक्रमों में से कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो ये 22.4% है। अगला है वर्ष 2022-23 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात कितना रहा है? तो 11.6% रहा है, ठीक है। कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा कितना? 11.6%। तो ये लेटेस्ट आंकड़े से आप इसको जो है अपडेट कर लीजिएगा। नीति आयोग के अनुसार 2022-23 में भारत में बोए गए क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो 52%, 52%, मतलब 50% से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपका नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो पहली
पहली पंचवर्षीय योजना में किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो यह है पोटाश। ऊसर मृदा ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिप्सम का। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितना है? वो है 68.52%। 68.52%। सीमांत किसान कौन कौन होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ये क्यू डांग्क्यू है। 2024 तक ये जो है क्यू डांग्क्यू ही है। ध्यान रखिए, डांग्यू, क्यू डांग्यू। बांस के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे भारत है। भारत में नीचे दिए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन वर्ष 2021-22 का आंकड़ा है मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? चावल का, फिर गेहूं है, फिर मोटे अनाज, फिर दालें हैं। ये क्रम ये याद रखिएगा। खाद्य और पोषण मंडल, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में कृषि को समझा जाता है क्या? जीविकोपार्जन का साधन। उत्तर प्रदेश के कुल जोतों में लघु कृषक जोतों का प्रतिशत कितना है? तो लघु कृषक जोतों की बात कर रहे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 हेक्टेयर से कम होता है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले जो होते हैं वो आपके इसके तहत आते हैं। तो ये इनके जो परसेंटेज है वो कितना है? 13.01% है। और जो सीमांत है वो कितने? 79.45% है, 1 हेक्टेयर से कम वाले। भारतीय कृषि में निम्न निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोतों का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये सभी कारण उत्तरदायी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि आपका भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती की जाती है किसकी? गन्ने की। वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर सिंथिया रोशेन जिवेक को दिया गया था। जबकि 2023 की यदि बात करें, 2023 का ये यूएसए की हेदी कून महिला है, हेदी कून को दिया गया। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत में कह सकते हैं, में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? वो है आपका तालाब। ठीक है, ये उत्तर भारत में देखें तो जो आपके नलकूप होते हैं उनसे किया जाता है, या पंपिंग सेट जो होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो देखिए, जो कृषि का महत्व है वो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के दृष्टिकोण से, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से, खाद्यान्न आपूर्ति के दृष्टिकोण से, इन सभी दृष्टिकोणों से इसका महत्व दिखाई पड़ता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 62% पूरा होता है किससे? लघु परियोजनाओं से। ICR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया? वर्ष 2005 में। NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ICR द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? 2006 में। देश में वर्तमान में ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली के अंदर कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो ये हैं आपके 731। आम्रपाली X वनराज किस्मों के क्रॉस से वर्ष 2007-8 का है ये, में आम की कौन सी संकर प्रजाति विकसित की गई थी? तो अनमोल नाम की संकर प्रजाति विकसित की गई थी। अगला है, भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं के बाढ़ और सूखों से बहुत अधिक प्रभावित है तथा प्रभावित है। उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं होगा? पहला, व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान करना, ये धारणीय है। ठीक है, फसल कैलेंडर में परिवर्तन, ये भी धारणीय। कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार, ये धारणीय नहीं है, सी वाला। डी, बाढ़ और सूखे की दशाओं के सर्वाधिक उपयुक्त फसलों के चयन पर बल, ये भी धारणीय है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। देखिए, गेहूं, चावल, दलहन शामिल है, दालें, परंतु तिलहन नहीं शामिल है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। और इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005-6 में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन या राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक की बात कर रहे हैं, अजैविक, तो ये आर्सेनिक है। अगला है, भारत सरकार शी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मौसमीकरण को रोकता है, सही है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, नहीं, ये वाला सही नहीं है। तीसरा, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है, ये भी सही। पहला, तीसरा सही। चौथा, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है, नहीं, ये गलत है। तो पहला तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन।
वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ, तो ये आप करंट से जो अपडेटेड आंकड़ा होगा उससे मिला लीजिएगा। ये 2022-23 में 330.53 मिलियन टन था। आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखाग्रस्त है, तो इन चारों में लेह लद्दाख का जो लेह है वो ज्यादा सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे 2 जुलाई 2015 को मंजूरी दी गई। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई, यही महत्वपूर्ण आपके लिए। 2 जुलाई 2015 को 2 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। इसके तहत बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया, तो इसके तहत 10,787 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये 2023-24 का बजट आंकड़ा है, अभी लेटेस्ट वाला भी आ गया है, ठीक है। परंतु ROARO के लिए आपका ये वाला आंकड़ा ही कार्य करेगा अभी, 10,787 करोड़ रुपए। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2022 को कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में। यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1929। ध्यान रखिए 16 जुलाई 1929 को। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई, जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। 2016-17 का बजट है ये। तो देखिए बस आप इतना याद रखिए कि इस बजट में निम्नलिखित में से किनके जन्म दिवस 14 अप्रैल 2016 के अवसर पर एकीकृत कृषि विपणन ई मंच राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये जो एकीकृत कृषि विपणन ई मंच है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम जो है केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा। 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी, 19,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई थी, 60,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा दिसंबर 2015 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2013 में ग्रामीण औसत भू स्वामित्व कितना रह गया था, 0.592 हेक्टेयर प्रति परिवार। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के तहत भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुई, तो 2022 में 107वीं रैंक थी, जबकि 2023 में यदि बात करें 2023 जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 111 है, ठीक है। मतलब 4 अंकों की या 4 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है। ये 121 देशों में ये आंकड़े हैं, 121 देशों में भारत 111वें नंबर पे है, ठीक है, 2023 में, जबकि 2022 में 107वें नंबर पे था। अगला है, बोरलाग पुरस्कार निम्न से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, WTO के समर्थन घरेलू समर्थन प्रावधानों के अंतर्गत कुछ घरेलू समर्थन को व्यापार विकृति परक तथा कुछ को गैर व्यापार विकृति परक समझा जाता है। कई ऐसे बॉक्स बक्से हैं जिनके अंतर्गत घरेलू समर्थन को वर्गीकृत किया जाता है। ग्रीन बॉक्स समेत WTO के घरेलू समर्थन प्रावधानों के संदर्भ में क्या सही है, तो देखिए ग्रीन बॉक्स के रूप में चिन्हित किए जाने हेतु किसी सब्सिडी को व्यापार में अवश्य ही विकृति नहीं लाना चाहिए, सही है, अथवा कम से कम क्षति पहुंचाना चाहिए। दूसरा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अवश्य ही सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त होनी चाहिए, उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लेकर नहीं, तथा इसमें मूल्य समर्थन अवश्य ही शामिल नहीं होना चाहिए, सही है। सी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ऐसे कार्यक्रमों के लिए होते हैं जो किसी उत्पाद विशेष पर निर्देशित नहीं होते हैं, तथा इसमें किसानों हेतु प्रत्यक्ष आय समर्थन शामिल होते हैं जो वर्तमान उत्पादन स्तर या मूल्यों से जुड़े नहीं होते। ये तीन के तीनों कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए। पहला, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत दिए जाने वाले एम्बर बॉक्स सब्सिडी किसानों को उत्पादन सीमित करने के लिए दिए जाने वाले कुछ प्रत्यक्ष भुगतान हैं, ये सही नहीं है। देखिए अंबर जो बॉक्स होता है या एम्बर बॉक्स, इसमें ऐसे सभी घरेलू समर्थन जो कृषि व्यापार को विरूपित करते हैं अंबर बॉक्स के तहत रखे जाते हैं। इसके 2 वर्ग हैं। पहला, उत्पाद विशिष्ट समर्थन जैसे वसूली कीमतें, और दूसरा गैर उत्पाद समर्थन जैसे उर्वरक, सिंचाई, बिजली एवं साख आदि पर दिए जाने वाला समर्थन। इसका आकलन सहायता के समग्र माप के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा, ब्लू बॉक्स सब्सिडी अनुसंधान, रोग नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी सेवाओं पर खर्च की जाने वाली राशि है, ये आपका सही है। तीसरा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में उत्पादन मात्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित समर्थन मूल्यों सब्सिडी उपाय शामिल है, ये सही नहीं है। यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्राय समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं, तो ये विश्व व्यापार संगठन के मामलों के संदर्भ में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़िए,
किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 15 जुलाई 2000, तो ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना हो गया, छोड़ दीजिए इसको। अगला है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो एम एस रंधावा ने लिखा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का या के लाभ क्या है? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, सही। यह कृषकों के लिए राष्ट्रीय बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 21.71 है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? तो नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, एमएमटीसी है, परंतु इफको नहीं। इफको जो है ये फर्टिलाइजर संबंधित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों के खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथनों पर देखिए, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ये सही। दूसरा, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, नहीं, ये गलत है। तिलहनों की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो ज्वार से अधिक है। तीसरा, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घट रहा है, नहीं, ये गलत है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। अगला है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो वनस्पति तेल का। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? वो है भारत। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे पंजाब है। वर्ष 2020-21 में भारत में कोविड-19 महामारी जनित लॉकडाउन के बावजूद निम्न से किस क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक मजबूती प्रदान की थी? तो यह है कृषि एवं सहायक क्रियाएं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, करंट अफेयर ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये 70-71 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला है, देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कितनी थी? 21% थी। श्री अन्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, श्री अन्न का उल्लेख 2023-24 के केंद्रीय बजट में किया गया, सही है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और शामा को श्री अन्न नाम दिया जाता है, सही है, दिया गया है, सही है। सी ऑप्शन, श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान है जो पश्चिमी बंगाल में उगाया जाता है, नहीं, ये कथन गलत है। डी, भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादित और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, सही है। तो सी ऑप्शन गलत है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया। यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा में। कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड का प्रयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है? पहला, एग्री स्टार्टअप्स की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा की जाने के लिए। दूसरा, किसानों को नवोन्वेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा, कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ये तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्म क्या है? MACS 6478। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का कितना प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 में प्राप्त कर लिया? 10%। अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य नियामक, यहाँ ध्यान रखिएगा, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? अधिकतम 3%। अधिकतम कितनी कर दी है? अधिकतम 3% कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का अंग नहीं है? देखिए, उर्वरक सब्सिडी के तहत 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये महात्मा मनरेगा वाला ये नहीं है, बी वाला नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के 10 क्षेत्रों को उत्पादन संबंध प्रोत्साहन ये है। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु वैक्सीन अनुसंधान के लिए 900 करोड़ ये है। आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का एक अंग है, सही है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद किसी उद्यम में नियुक्त कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों हेतु सब्सिडी, ये सही है। तीसरा, यह एक नवीन
रोजगार प्रदायी योजना है? नहीं। तो पहला दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य सरकार या संसदीय प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी? तो राजस्थान ने। बजट 2021-22 में, ये 21-22 का बजट छोड़ दीजिए, उसमें 1,000 राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है केंद्र सरकार ने, ये भी आप छोड़ दीजिए करंट का क्वेश्चन। कृषि पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए शाख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया जाएगा? तो 20 लाख करोड़ रुपए। अब यहाँ पर दो सूचियां हैं, इनमें फसलों की प्रजाति और उनमें बायो सर्टिफिकेशन से जीन्स की समृद्धि के बारे में बताया गया है। तो देखिए सी आर धान 315 में क्या है? इसमें आपका जिंक है, ठीक है। श्री नीलिमा अरबी में क्या है? जिंक लौह और एंथोसाइनिन है। वहीं अगला जो इसमें लाधोवाल हाइब्रिड मक्का मक्का 123 में क्या है? इसमें आपका जो है लाइसिन एवं टिप्टोफॉन है। वहीं पर आपका गेहूं H11633 में क्या है? इसमें आपका प्रोटीन लौह एवं जिंक है। तो इसको आप किससे मिलाएंगे? यहाँ पर आपका 3412 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस मूल्य के स्मृति सिक्कों को निर्गत किया गया? 75 रुपए के सिक्कों को। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये है कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को। कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? तो इससे देखिए, इससे आपका सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, सही है। रॉक फॉरेस्ट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, ये गलत है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, सही है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, ये सही है। तो पहला तीसरा चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो माना जाता है लघु कृषक, जबकि 1 हेक्टेयर से कम वाले को सीमांत कृषक कहेंगे, ठीक है। बड़ा कृषक जो होगा वो 10 हेक्टेयर से ऊपर वाला होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, सही है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये भी सही है। चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, नहीं, गलत है, कम है। तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं? 2। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।